The story of my experiments with truth, writer महात्मा गांधी। दुनिया में ऐसी कई पर्सनालिटीज हुई हैं जिनके बारे में सोचकर ही हम हैरान रह जाते हैं। हम शॉक हो जाते हैं कि क्या इस धरती पर कभी ऐसे भी लोग थे जिन्होंने अपनी लाइफ में इतना सब कुछ अचीव किया। अब आप मार्टिन लूथर किंग की बात करें या फिर एल्बर्ट आइंस्टाइन की, इन लोगों को हम आम जनता से इतना ऊपर उठकर देखते हैं कि ये इमेजिन भी करना मुश्किल है कि कभी ये लोग भी टीनेजर्स रहे होंगे और इन्हें भी शायद वही प्रॉब्लम्स होती होंगी जो हमें होती हैं। इसलिए फादर ऑफ द नेशन के नाम से भी जानते हैं। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं महात्मा गांधी की और इस बार हम उनकी ऑटोबायोग्राफी द स्टोरी ऑफ माई एक्सपेरिमेंट्स विद ट्रूथ के बारे में बात करेंगे। गांधी मंत्र 1, इंस्पिरेशन। गांधी का जन्म 2 अक्टूबर 1869 को गुजरात के पोरबंदर शहर में हुआ था। उनके पिता का नाम करमचंद गांधी था और वो ब्रिटिश हुकूमत के वक्त में गुजरात के 2 शहरों वांकानेर और राजकोट के दीवान यानी चीफ मिनिस्टर थे। गांधी की मां का नाम पुतलीबाई था और वो एक हाउसवाइफ थी। उनका परिवार मोद बनिया समाज को बिलोंग करता था जो हिंदू मर्चेंट्स का ही एक पार्ट था। गांधी के पिता काफी ईमानदार थे और उनकी वैल्यूज का गांधी पर काफी असर हुआ था। दूसरी तरफ उनकी मां काफी रिलीजियस थी और उन्हें करंट अफेयर्स की अच्छी जानकारी दिया करती थी। गांधी का परिवार काफी टॉलरेंट था और उनके दोस्त काफी डाइवर्स थे, जिनमें मुस्लिम्स, जैन्स और पारसीज भी शामिल थे। स्कूल की बात करें तो गांधी एक एवरेज स्टूडेंट थे, लेकिन उनके अंदर शुरुआत से ही मोरालिटी को समझने का टैलेंट था। अपने स्कूल के दिनों में ही उन्होंने एक ऐसा प्रिंसिपल याद कर लिया था जिसे उन्होंने अपने आने वाले जीवन में भी फॉलो किया। वो मानते थे कि अगर आपके साथ कोई बुरा व्यवहार कर रहा है तो आपको उसके साथ बुरा न करके अच्छा व्यवहार करना चाहिए और साथ में काइंडनेस भी दिखानी चाहिए। गांधी का विवाह 13 साल की उम्र में ही हो गया था, लेकिन अपने आने वाले जीवन में वो चाइल्ड मैरिज के बहुत बड़े क्रिटिक बनकर सामने आए। गांधी मंत्र 2, सेल्फ रिफ्लेक्शन। हम सब कभी ना कभी एक रिबेलियस फेज से गुजरते ही हैं और आपको जानकर हैरानगी होगी ऐसा महात्मा गांधी के साथ भी हुआ था। लेकिन कैसे, आइए जानते हैं। वैसे तो गांधी मॉरल्स में यकीन करने वाले टीनेजर थे, लेकिन हाई स्कूल के टाइम पर उन्होंने खुद को काफी तरह के गलत बिहेवियर में इंडल्ज किया था। गांधी को इस वक्त सिगरेट पीने की आदत लगी थी और इससे भी बुरा कि उन्होंने इसके लिए अपने घर से पैसे चुराए थे। यही नहीं, गांधी अपनी शादी के शुरुआती सालों में काफी जेलस और लस्टफुल भी हो गए थे। उनका ये डार्क साइड उन्होंने अपने जीवन में आगे चलकर महसूस किया और वो इस पर काफी दुख भी व्यक्त करते हैं। गांधी मंत्र 3, अच्छा फाउंडेशन। हाई स्कूल में बिताए हुए वक्त ने गांधी पर बहुत गहरा असर डाला था। उनकी फ्यूचर बिलीफ्स इसी टाइम से डेवलप होना शुरू हो गई थी, जैसे वेजिटेरियनिज्म, सेलिबसी यानी ब्रह्मचर्य और नॉन वायलेंस। 1887 में हाई स्कूल की पढ़ाई खत्म करने के बाद उनका सफर वकालत की ओर बढ़ा और इसके लिए उनके एक दोस्त ने उन्हें लंदन के यूनिवर्सिटी कॉलेज में लॉ परस्यू करने का सजेशन दिया। लेकिन इस फैसले में काफी सारी दिक्कतें थीं। गांधी की मां का मानना था कि लंदन के वेस्टर्न इन्फ्लुएंस से वो शराब और लड़कियों के टेम्पटेशन में फंस जाएंगे। इसलिए इन सब से दूर रहने के लिए गांधी ने एक पवित्र सेरेमनी के जरिए इस बात की कसम खाई कि वो इस रास्ते कभी नहीं जाएंगे। उनका यह फैसला भारत में कास्ट सिस्टम की वजह से और भी ज्यादा उलझ गया। जिस कास्ट से गांधी थे उसमें मान्यता थी कि कोई भी अब्रॉड ट्रैवल नहीं कर सकता और इसलिए गांधी को वार्निंग दी गई कि अगर वो लंदन जाते हैं तो उस समाज से उन्हें निकाल दिया जाएगा। और जैसा कि आप जानते ही हैं, गांधी ने इन धमकियों पर ध्यान नहीं दिया और अपनी आगे की पढ़ाई के लिए लंदन गए। लंदन में गांधी की लाइफ काफी अच्छी थी
उन्होंने अपनी टेम्पटेशंस को कंट्रोल में रखा और एक वेजिटेरियन सोसाइटी भी ज्वाइन की। इससे उन्हें एक ऑर्गेनाइजेशन रन करने का एक्सपीरियंस मिला जो उन्हें आने वाले टाइम में मदद करने वाला था। लंदन में उन्होंने धर्म और कानून के बारे में बहुत कुछ जाना और अपनी पढ़ाई में काफी अच्छे ग्रेड्स प्राप्त किए। इसके चलते उन्हें अपनी फाइनल परीक्षा पास करने में कोई भी दिक्कत नहीं हुई और जून 10, 1891 को उन्हें बार काउंसिल में बुलाया गया, जिसके बाद उन्हें कोर्ट के ऑफिशियल बैरिस्टर का दर्जा प्राप्त हुआ। एजुकेशन किसी के जीवन को अच्छा बनाने के लिए बहुत जरूरी है। अब चाहे इस जर्नी में आपको कितनी भी मुश्किलें आएं, उनसे फाइट करना आपकी खुद की जिम्मेदारी है। गांधी मंत्र फॉर सोशल रेवोल्यूशन। बैरिस्टर की डिग्री पाना और प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस में काफी डिफरेंस है, इसलिए गांधी फॉर्मल लॉ एक्सपीरियंस के लिए मुंबई गए। वहां पर अपनी नेचर की वजह से वो अपना केस हैंडल नहीं कर पाए और पैसे की किल्लत के चलते राजकोट वापस आ गए। राजकोट जाकर उन्होंने लोकल सिस्टम के करप्शन को देखा और एक पुलिस अफसर से लड़ाई कर अपने लिए मुश्किलें बढ़ाई। अप्रैल 1893 में चीजें थोड़ी बदली। गांधी को साउथ अफ्रीका में दादा अब्दुल्ला नाम की एक लॉ फर्म में काम मिला, लेकिन वहां जाकर उन्हें शॉक लगा क्योंकि उस वक्त साउथ अफ्रीका में एथनिसिटी और रिलीजन की वजह से काफी ऊंच नीच थी। इस वक्त गांधी को साउथ अफ्रीका में रेसिज्म के तरीकों के बारे में भी पता चला। इस सब को देखकर गांधी ने फैसला किया कि वो वहां के इंडियन लेबरर्स, जिन्हें कूलीज कहते थे, उनका लीगल रिप्रेजेंटेशन करेंगे। दुख की बात है कि उन्हें खुद भी रेस की वजह से डिस्क्रिमिनेशन फेस करना पड़ा, जैसे कि फर्स्ट क्लास टिकट के साथ ट्रेन में न सफर कर पाना और उनका उस ट्रेन से बाहर फेंका जाना। इन इवेंट्स ने गांधी को काफी इफेक्ट किया, जिसके बाद उन्होंने अपने सोशल रेवोल्यूशन की शुरुआत करी। आप दुनिया के किसी भी पार्ट में एक सही रास्ते पर चलकर चेंज ला सकते हैं। गांधी ने साउथ अफ्रीका में यही करके दिखाया। गांधी मंत्र 6, एक्टिविज्म और पॉलिटिक्स। साउथ अफ्रीका के प्रिटोरिया शहर में सोशल वर्क खत्म करके गांधी ने भारत वापस जाने का मन बनाया था, लेकिन इस वक्त नटाल नाम के शहर ने उनकी अटेंशन को कैच किया। 1893 में एक लेजिस्लेशन पास हुआ था जिसमें नटाल में रहने वाले इंडियंस से लेजिस्लेटिव असेंबली में चुने जाने का राइट छीन लिया गया था। गांधी ने इसके खिलाफ काम किया और वहां की लोकल कम्युनिटी को होप दी। गांधी ने एक पिटीशन सबमिट किया जिसको कॉलोनीज के सेक्रेटरी ऑफ स्टेट ने कंसिडर किया। ये एक काफी बड़ी जीत थी। इस केस पर और ज्यादा काम करने के लिए गांधी की टीम ने नटाल में एक परमानेंट ऑर्गेनाइजेशन की खोज करी जिसका नाम था नटाल इंडियन कांग्रेस। इस ऑर्गेनाइजेशन का फंक्शन था कि वो किसी भी इंडियन वर्कर के लिए एम्प्लॉयमेंट ढूंढते थे जिसे उसके मालिक ने निकाल दिया। इस ऑर्गेनाइजेशन के जरिए ही गांधी ने इंडियंस के खिलाफ सैंक्शन किया गया 25 पाउंड का एनुअल टैक्स भी कैंसिल करवाया। गांधी ने भारत में भी काफी शहरों में ट्रैवल किया और साउथ अफ्रीका में सफर कर रहे इंडियंस के लिए एक्टिविज्म किया। उन्हें नहीं पता था, लेकिन इस लोकल सोशल एक्टिविज्म से वो भारत में अपने पॉलिटिकल करियर के सीड्स को जन्म दे रहे थे, जो आने वाले टाइम में एक बड़े पेड़ की तरह सामने आने वाला था। इस बाइट से ये बात साफ है कि एक बड़ा काम करने से पहले आपको एक्सपीरियंस की जरूरत है। किस मोमेंट में क्या करना है, इस बात की नॉलेज आपके पास होनी चाहिए। गांधी मंत्र 5, लीडरशिप। इस वक्त तक गांधी एक लॉयर, एक्टिविस्ट और लीडर के रूप में अपनी पकड़ बना रहे थे। इसके साथ ही उन्होंने समाज के कमजोर वर्ग के लिए काम करना शुरू किया। गांधी ने एक्टिविज्म के साथ साथ पब्लिक अपीयरेंसेस भी देना शुरू किया, जिसमें वो साउथ अफ्रीका के रेसिस्ट कंडीशंस के खिलाफ बात करते थे और सबको साथ में काम करने के लिए मोटिवेट करते थे। इससे वहां की इंडियन कम्युनिटी को एक सहारा मिला, एक लीडर मिला जो उन्हें जोड़ने का काम कर रहा था। इस वक्त तक गांधी लिटरेचर और रिलीजन को काफी डीपली पढ़ने लगे थे। एग्जाम्पल के लिए उन्होंने लियो टॉल्स्टॉय की किताबें पढ़ना शुरू किया।
उन्होंने इस्लाम, क्रिश्चियनिटी और हिंदुइज्म के बारे में व्यूज बनाना शुरू किया और उनके फायदे और नुकसान के बारे में भी स्टडी की। इन सब चीजों का रिजल्ट ये था कि उनका एक लीडर के तौर पर इन्फ्लुएंस जोर पकड़ रहा था और लोग उनमें यकीन करने लगे थे। गांधी मंत्र 7, इन्फ्लुएंस। 1897 में गांधी अपने परिवार के संग नेटाल वापस आए, लेकिन इस वक्त तक वो वहां की इंडियन कम्युनिटी के एक रिस्पेक्टेड और एस्टैब्लिश्ड लीडर बन चुके थे। इस नए रोल ने उनकी लाइफ को काफी डेंजर में भी डाला। इस वक्त उनके ऊपर काफी हमले भी हुए, लेकिन किस्मत से वो सही सलामत बच निकले। 1899 में सिचुएशन और बिगड़ी जब ब्रिटिश एम्पायर और साउथ अफ्रीकन बोअर स्टेट्स के बीच वॉर शुरू हुआ। वैसे तो गांधी की सिंपैथी बोअर्स कम्युनिटी के संग थी, लेकिन उन्होंने इसे अपनी जिम्मेदारी के रूप में देखा कि वो ब्रिटिश एम्पायर की मदद करें। इसके लिए उन्होंने 1000 साउथ अफ्रीकन इंडियंस की एम्बुलेंस कोर का फॉर्मेशन किया, जिसमें गांधी खुद भी शामिल थे। ब्रिटिश विक्ट्री के बाद इस एक्ट की काफी तारीफ हुई और उनका पॉलिटिकल स्टैचर और भी बढ़ गया। इस वक्त गांधी को अपने पॉलिटिकल मेंटोर मिले गोपाल कृष्ण गोखले, जो कि इंडियन नेशनल कांग्रेस के एक सीनियर और रिस्पेक्टेड लीडर थे। उनके साथ 1 महीने का समय बिताकर गांधी को उस समय के भारत के सबसे इन्फ्लुएंशियल लीडर्स से मिलने का मौका मिला और साथ ही उन्होंने भारत में वर्किंग इंडियंस के स्ट्रगल्स को भी करीब से देखा। भारत को अच्छे से समझने के लिए गांधी ने गोखले के संग भारत का सफर एक 3rd क्लास पैसेंजर के रूप में किया, जिससे उन्हें समाज की रियल प्रॉब्लम्स के बारे में काफी इंफॉर्मेशन मिली। इससे एक और चीज हुई, गांधी के अंदर भारत के लोगों की मदद करने की स्पिरिट अब अपने चरम पर पहुंच चुकी थी और उसकी फिलॉसफी अब स्ट्रक्चर लेना शुरू कर रही थी। गांधी मंत्र 9, सत्याग्रह। गांधी 30 साल की उम्र के बाद बॉम्बे में सेटल हुए और उनके माइंड में देश की सोशल और इकोनॉमिक कंडीशंस बिल्कुल फ्रेश थी। लेकिन एक बार फिर से साउथ अफ्रीका में उनके इंडियन दोस्तों को उनकी जरूरत पड़ी। अपने लीडरशिप स्किल्स और लीगल एडवोकेसी की वजह से अब गांधी का नाम काफी बड़ा हो चुका था। इस बार उन लोगों की मदद करने के लिए उन्होंने एक वीकली जर्नल निकाली जिसका नाम इंडियन ओपिनियन था और इसने 1904 में डेब्यू किया। 1906 में एक बार फिर से गांधी ने अपने एम्बुलेंस कोर को ब्रिटिश एम्पायर की मदद करने के लिए वॉर में इकट्ठा किया और पहले की ही तरह मेडिकल असिस्टेंस प्रोवाइड करवाई। 1907 में गांधी ने एक नए तरीके का नॉन वायलेंट रेजिस्टेंस शुरू किया, जो कि एशियाटिक रजिस्ट्रेशन एक्ट के खिलाफ था। ये साउथ अफ्रीका में ड्राफ्ट हुआ एक डिस्क्रिमिनेटरी लेजिस्लेशन था। अगर किसी भी इंडियन के पास ये पेपर्स नहीं होते थे तो उन्हें बिना कुछ सोचे समझे देश से निकाल दिया जाता था। कुल मिलाकर ये गवर्नमेंट की डिस्क्रिमिनेशन पॉलिसी का एक एक्सटेंशन था। गांधी ने इस बार एक नए तरह के रेवोल्यूशन की शुरुआत की, जिसे हम आज सत्याग्रह के नाम से जानते हैं। इस फिलॉसफी का मेन मोटिव था कि करप्ट गवर्नमेंट्स के खिलाफ नॉन वायलेंट और नॉन कोऑपरेटिव मूवमेंट्स किए जाएं और उनको ब्यूरोक्रेटिक तरीके से हराया जाए। ये पॉलिसी गांधी की सच्चाई और पैसिफिज्म की तरफ कमिटमेंट से जुड़ी हुई थी और ये कॉन्सेप्ट आने वाले सालों में और ज्यादा इवॉल्व हुआ। एंड में इसने इंडिया के इंडिपेंडेंस मूवमेंट में भी एक बहुत बड़ा रोल निभाया। गांधी मंत्र 10, स्ट्रगल। गांधी ने साउथ अफ्रीका में बहुत नाम कमाया और सोशल जस्टिस के लिए काम किया, लेकिन इस समय तक कुछ ऐसे इवेंट्स होने लगे जिसके बाद उन्हें परमानेंटली भारत जाना पड़ा। 1914 में गांधी अपने मेंटोर गोखले से मिलना चाहते थे, जो कि उस वक्त इंग्लैंड में रह रहे थे, लेकिन जब तक गांधी इंग्लैंड पहुंचते तब तक पहला वर्ल्ड वॉर शुरू हो चुका था और पूरी दुनिया में पॉलिटिकल सिचुएशन बहुत खराब हो गई थी। ऊपर से इस वक्त गांधी की सेहत में भी बहुत गिरावट आई थी, जिसकी वजह से वो भारत वापस आ गए। गांधी जनवरी 1915 में भारत वापस आए और इस वक्त तक वो 45 साल के हो चुके थे और एक नेशनल हीरो थे।
उन्होंने वापस आकर सबसे पहले अहमदाबाद में अपना सत्याग्रह आश्रम शुरू किया, जो कि साउथ अफ्रीका में उनके फीनिक्स सेटलमेंट की ही तरह था, जहां पर लोग एक अच्छी लाइफ जी सकते थे। लेकिन भारत में भी गांधी को आराम नहीं मिलने वाला था। जल्द ही गांधी को भारत के खराब सिस्टम के बारे में पता लगा और वो एक बार फिर से इससे जंग में जुट गए। उनका शुरुआती एक्शन तिनकथिया सिस्टम के खिलाफ था, जिसमें जमीन के टेनेंट्स को अपने लैंडलॉर्ड्स की तरफ से टैक्स भरना पड़ता था, जिससे वो एक तरह से बंधुआ किसान बन जाते थे। भारत में ब्रिटिश सरकार ने गांधी के इन्वॉल्वमेंट पर जल्दी ही कदम उठाकर उन्हें अरेस्ट कर लिया, लेकिन इसका उस समय कोई फायदा नहीं हुआ। बता दें कि ये गांधी की जेल से मुलाकात की बस शुरुआत थी। पूरे रेवोल्यूशन और स्ट्रगल के बीच गांधी और मुस्लिम लीग के बहुत से लीडर्स को जेल जाना पड़ा था। तिनकथिया के बाद गांधी ने अपना ध्यान राउलेट की तरफ किया। एक ऐसी ऑर्गेनाइजेशन थी जो भारत में उस वक्त पॉलिटिकल टेररिज्म को जज करती थी। ये प्रोसेस राउलेट के नाम से ही एक्ट किया जाता था और यह काफी अनजस्ट और क्रूअल रूल था। इसमें ब्रिटिश आर्मी को किसी भी आम आदमी को बिना किसी एविडेंस के अरेस्ट और डिटेन करने की परमिशन थी। इस सिस्टम से लड़ने के लिए गांधी ने सत्याग्रह की मदद ली और उन्होंने जेल से ही देश में बाहर जनता को हंगर स्ट्राइक और नॉन कोऑपरेशन का ऐलान किया। ये बिल फिर भी पास हुआ, लेकिन इस एक्शन से गांधी को अब भारत की जनता भी अपना मसीहा मानने लगी थी और इससे आगे क्या हुआ वो सब हम जानते ही हैं। गांधी मंत्र 8 प्रिंसिपल। गोखले के इन्फ्लुएंस की वजह से और भारत के बारे में इलैबोरेट लिटरेचर की वजह से गांधी ने अपनी फिलॉसफी को जन्म दिया, जिससे आज के टाइम में उनकी लेगेसी और लाइफ को याद किया जाता है। इस फिलॉसफी के कोर पर हमें नॉन वायलेंस या अहिंसा का एलिमेंट देखने को मिलता है। ये प्रिंसिपल गांधी ने काफी शुरुआत से ही फॉलो करना शुरू कर दिया था। जब वो हिंदुइज्म की स्टडी करते थे, वो इसे सच्चाई या फिर ईश्वर का रिफ्लेक्शन मानते थे। गांधी ने इस फिलॉसफी को इंडियन सोसाइटी में मिलाने की कोशिश की, जिससे वो ब्रिटिश एम्पायर को एक अलग तरीके का चैलेंज प्रेजेंट कर सके। कुछ सालों बाद गांधी ने इस पॉलिसी में नॉन कोऑपरेशन का एलिमेंट भी ऐड कर दिया था। गांधी की फिलॉसफी का एक बड़ा पार्ट था सेल्फ रिस्ट्रेंट। ये उनके लिए 1906 से और भी ज्यादा जरूरी हो गया था, जब उन्होंने ब्रह्मचर्य या सेलिबसी की शपथ ली थी। इस एलिमेंट पर उन्होंने अपनी पत्नी कस्तूरबा से भी बात की थी और एंड में उन्होंने भी गांधी को इसका अप्रूवल दे दिया था। गांधी का मानना था कि लोगों की सेवा करने के लिए उनका पूरा ध्यान लोगों पर ही होना चाहिए। वो किसी और इशू को इस सोशल रेवोल्यूशन के बीच आने नहीं देना चाहते थे। गांधी मंत्र इंडिपेंडेंस। हम हमेशा कहते हैं कि सुबह के ठीक पहले ही रात सबसे ज्यादा घनी होती है और ये चीज इंडिया के केस में भी अप्लाई होती है। जब गांधी भारत वापस आए तो उन्हें इंडियन नेशनल कांग्रेस के जरिए एक एग्जीक्यूटिव अथॉरिटी की पोजीशन दी गई, जिसके जरिए उन्होंने भारत में चल रहे इंडिपेंडेंस मूवमेंट को आगे बढ़ाया। लेकिन ये सफर बिल्कुल भी आसान नहीं था। 6 अप्रैल 1919 को राउलेट एक्ट के खिलाफ एक प्रोटेस्ट काफी वायलेंट हो गया, जिससे गांधी को काफी सदमा लगा था, जिसके बाद उन्होंने 5 दिन का अनशन किया था। उन्होंने इस वक्त ये चीज कंसिडर की कि भारत की जनता अभी सत्याग्रह और अहिंसा को ठीक तरह से नहीं समझती थी और इसलिए उनका इसमें पार्ट लेना काफी मुश्किल हो जाता था। इसके बाद उन्होंने इस बात का ध्यान रखा कि आम इंसान को भी इन कॉन्सेप्ट्स के बारे में नॉलेज हो और इसलिए उन्होंने एक वीकली न्यूज़पेपर कॉलम में इन विचारों को लिखना शुरू किया। इस मूवमेंट का एक और अहम हिस्सा था सॉल्ट सत्याग्रह। 1870 के टाइम से ब्रिटिश सरकार ने भारत में नमक पर एक बड़ा टैक्स लगाया था, जिससे आम आदमी इसे अफोर्ड नहीं कर सकता था और नमक किसी भी खाने की चीज में जरूरी था। इसके लिए गांधी ने लोगों को मोटिवेट किया कि वो सी वाटर से खुद ही अपने हिस्से का नमक बनाएं।
कुछ समय में गांधी के नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट ने भी स्पीड पकड़ी, जिसके कारण 1920 के नागपुर कांग्रेस सेशन में ब्रिटिश सरकार के संग नॉन कोऑपरेशन की पॉलिसी को प्रैक्टिस करने की मांग रखी गई। ये भारत के खुद के कॉन्स्टिट्यूशनल रूल की शुरुआत कही जा सकती है, एक आइडिया जिसने आजादी की तरफ हमारा पर्सपेक्टिव चेंज किया। नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट के साथ ही गांधी ने लोगों को कॉलोनियल ब्रिटिश सरकार में अपनी जॉब्स क्विट करने को भी मोटिवेट किया, जिससे ब्रिटिश वर्किंग मशीनरी पूरी तरह से फेल हो जाए। गांधी मानते थे कि दांडी मार्च जैसे इवेंट्स इतने फेमस थे कि उनकी रेपिटेशन की जरूरत ही नहीं थी। सच्चाई की तरफ गांधी के कमिटमेंट ने इस देश के इतिहास को बदल कर रख दिया और ये वैल्यूज हमें आज भी मोटिवेट करती हैं। हमारी पेशकश यहीं खत्म। विद ट्रूथ सुनिए।